चलिए पढ़ते हैं। कक्षा 9 की NCERT पर आधारित गणित 10वां चैप्टर वृत्त। जानते हैं वृत्त के बारे में, वृत्त क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें। यूपी बोर्ड पर आधारित है। तो सबसे पहले जानेंगे वृत्त की परिभाषा, सूत्र एवं वृत्त के गुण। वृत्त की परिभाषा क्या होती है, वृत्त के सूत्र क्या होते हैं और वृत्त के गुण क्या होते हैं, ये जानेंगे सबसे पहले। चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले वृत्त की परिभाषा क्या होती है, तो किसी एक निश्चित बिंदु से मतलब कोई बिंदु दिया हुआ हो यहाँ पर, ठीक है। इस निश्चित बिंदु से समान दूरी मतलब यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु दिया गया हो, ठीक है। दूसरी दूरी मतलब समान दूरी पर दूसरा बिंदु हो, फिर तीसरा हो, चौथा हो। इस तरीके से ये जो दूरियां हैं ये समान हो, है ना। समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ का मतलब हो गया, अगर इन बिंदुओं को मिला दिया जाए तो यही बिंदुओं का बिंदुपथ कहलाता है, ठीक है। यही बिंदुओं का बिंदुपथ कहलाता है। तो ये बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, यही वृत्त कहलाता है। बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। तो यह निश्चित बिंदु क्या होता है, ये निश्चित जो बिंदु पहला दिया हुआ है ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वृत्त का केंद्र कहलाता है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है ये। इसके बाद दूसरी परिभाषा जो दी गई है, कहने का मतलब ये हो गया कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, एक ही दूरी पर होते हैं, नियत दूरी पर होते हैं, ठीक है। जैसे इस पे दिया हुआ है, देखो एक वृत्त बना हुआ है, इस पर एक वृत्त बना हुआ है इस तरीके से। ये एक वृत्त है, ये वृत्त बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु है नियत जो केंद्र कहलाता है, और ये जो नियत दूरी है वहाँ केंद्र से वो त्रिज्या कहलाती है। और ये जो नियत बिंदु से होते हुए वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। और ये जो बाहर होता है, जो बिंदुपथ होता है, वही वृत्त की परिधि कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चाप, वृत्त का चाप क्या होता है। तो वृत्त का चाप क्या होता है, वृत्त पर स्थित प्रत्येक जुड़ा बिंदु चाप है। चाप में दो बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है और वृत्त का केंद्र दो चापों को मिलाकर एक पूर्ण वृत्त बनाता है, ठीक है। वृत्त का केंद्र दो चापों को मिलाकर एक पूर्ण वृत्त बनाता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक चाप ये हमने लगाया, ठीक है, ये एक चाप हो गया, ठीक। अब यहीं से अगर दूसरा चाप लगा दें, ठीक है, ये केंद्र हो गया इसका, ठीक है। इस केंद्र से ही हमने पहला चाप इस तरीके से लगाया, और इस केंद्र से ही हमने दूसरा चाप भी इस तरीके से लगाया, तो एक वृत्त बन गया, ठीक है। तो ये वृत्त इन दो चापों को काटता है, ये दो चाप है ना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये जो ए बी होता है ये चाप होता है, एक चाप ये ए बी हो गया और एक चाप ये हो गया ए बी, ठीक है। और चाप को हमेशा ए बी जो होता है, ए बी चाप अगर लिखेंगे कि ए बी चाप क्या है, तो ए बी चाप इस तरीके से लिखा जाएगा। ए बी चाप कैसे लिखा जाएगा, ए बी चाप ए बी चाप ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें केंद्र की, तो केंद्र हम लोग जानते हैं कि केंद्र क्या होता है, वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है केंद्र कहलाता है। जैसे अभी बताया था, ये बिंदु है बीच में, ठीक है। ये बिंदु वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। इसके बाद जीवा,
जीवा क्या है? एक रेखाखंड जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है, जिसका अंतिम बिंदु वृत्त पर स्थित होता है, जीवा कहलाती है। एक रेखाखंड जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है और जिसका अंतिम बिंदु वृत्त पर स्थित होता है। समझ में आ गया होगा कि जीवा क्या होती है? वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर देता है। ठीक है, जैसे ये वृत्त बना हुआ है और ये इसका केंद्र है। अब यहाँ से कोई एक रेखा खींच दी जाए तो ये जो रेखा होती है ए और बी, इनके दोनों बिंदु जो होते हैं वो के वृत्त पर स्थित होते हैं। तो ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु वृत्त पर ही स्थित होता है। तो ये होती है जीवा। ये क्या होती है? ये ए बी क्या है? यहाँ पे जीवा है। इसको हम जीवा ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जीवा ए बी क्या है? जीवा है। चलिए आगे देख लेते हैं व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास होता है एक वृत्त में दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी व्यास होती है। या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, त्रिज्या का दोगुना होती है। त्रिज्या का दोगुना होती है। मतलब वृत्त है, केंद्र है, ठीक है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमेशा केंद्र से होकर ही जाती है। तो ये केंद्र से होकर जाएगी। ये केंद्र है, यहाँ से ये त्रिज्या हो गई, एक ये त्रिज्या हो गई। त्रिज्या का दो त्रिज्याएँ हैं तो दोगुना हो जाएगा त्रिज्या की, है ना। त्रिज्या की दोगुनी होती है व्यास, और यही होती है वृत्त का व्यास। ठीक है, ये क्या होता है? वृत्त का व्यास। त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक वृत्त के केंद्र को जोड़ने वाला रेखाखंड त्रिज्या होती है। ठीक है, और यह वृत्त व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा होता है, मतलब समझ में आया होगा। ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। ठीक है, किसी भी बिंदु से, मान लीजिए वृत्त पर ये बिंदु स्थित है, इस बिंदु से अगर इस केंद्र को जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो ये जो होती है त्रिज्या होती है। केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वृत्त से, वो त्रिज्या होती है। ठीक है, ये व्यास का आधा होता है। व्यास पूरा होता है, व्यास का आधा हो जाएगी त्रिज्या। अब आगे बात करें त्रिज्या खंड की। त्रिज्या खंड एक ही केंद्र से समान लंबाई के दो त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र। एक ही केंद्र से समान लंबाई के दो त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, वृत्त का केंद्र हो गया, केंद्र से समान लंबाई की त्रिज्याएं अगर दो त्रिज्याएं खींच दी जाए तो ये त्रिज्या खंड हो जाता है। ये वाला भाग क्या है? त्रिज्या खंड हो जाता है। ठीक है, ये वाला भाग इतना, मतलब इतना भाग त्रिज्या खंड हो जाता है, ये इतना। ठीक है, और बाकी बचा हुआ भाग तो चाप होता है, वो तो पता ही है। ठीक है, क्षेत्र जो होता है, ये वाला क्षेत्र जो होता है वो त्रिज्या खंड होता है। अब बात करें वृत्तखंड की, तो वृत्तखंड क्या होता है? जीवा से घिरा क्षेत्र और जीवा के अंतिम बिंदुओं को जोड़ने वाले चाप में से एक होता है वृत्तखंड होता है। जीवा से घिरा क्षेत्र और जीवा के अंतिम बिंदुओं को जोड़ने वाले चाप में से एक होता है वृत्तखंड। देख लीजिए कैसे दिया हुआ है वृत्त। ठीक है, और ये केंद्र दिया गया है, ये हो गई जीवा। तो जीवा से घिरा क्षेत्र, जीवा से घिरा ये वाला क्षेत्र हो गया और ये वाला क्षेत्र हो गया, और जीवा के अंतिम बिंदुओं को जोड़ने वाले चाप में से एक। तो वृत्तखंड क्या हो गया? ये हो गया इतना ये वृत्तखंड हो गया। ऐसे ही इतना ये वृत्तखंड हो गया। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा होगा। ये इतना वृत्तखंड हो गया, इतना और इतना वृत्तखंड हो गया, है ना। ये अलग अलग वृत्तखंड हो गए। अब अगर बात करें, अगर ये जीवा यहाँ से खींची होती तो यहाँ पर भी दो वृत्तखंड होते, एक ये वृत्तखंड हो जाता और एक ये वृत्तखंड हो जाता।
ठीक। अर्धवृत्त की बात करें, अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त क्या होता है? यह एक व्यास की समापन बिंदु द्वारा बना चाप है जिसका मध्य बिंदु केंद्र होता है। वृत्त का आधा चक्र अर्धवृत्त कहलाता है। मतलब वृत्त का आधा चक्र, यानी कह सकते हैं कि जो व्यास होता है वृत्त का जो व्यास होता है, ये केंद्र हो गया, ये ओ, ठीक है, ओ केंद्र हो गया, ये व्यास हो गया वृत्त का। जो वृत्त का व्यास होता है, ये व्यास ही वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, वृत्तखंडों में, दो बराबर वृत्तखंडों में बांटता है। यही वृत्तखंड क्या हो जाते हैं? वृत्त के अर्धवृत्त हो जाते हैं। एक ये अर्धवृत्त हो गया और एक ये अर्धवृत्त हो गया, एक ये अर्धवृत्त हो गया और एक ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। और अर्धवृत्त का कोण हमेशा 180 का होता है। अर्धवृत्त का कोण 180 का होता है। केंद्र का कोण कितना होता है? 180 का होता है, ठीक है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है? एक तलीय सरल रेखा जो वृत्त के बाह्य केवल एक बिंदु को स्पर्श करता है, स्पर्श रेखा कहलाती है। इस तरीके से एक वृत्त है, ठीक है। कोई एक बिंदु है यहाँ पे, इसको स्पर्श करके जो रेखा निकलती है वही स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। स्पर्श रेखा केवल और केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है, ठीक है, और इस पर केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है। ये स्पर्श रेखा हो गई। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है, परिधि किसी वृत्त द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वृत्त की परिधि निम्नलिखित सूत्र से निकाली जाती है। मतलब तय की गई दूरी का मतलब हो गया कि जो ये होता है वृत्त, ठीक है, ये वृत्त होता है, ये केंद्र होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जब चलते हैं, ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। और इसको हम सी से व्यक्त करते हैं। कहाँ से व्यक्त करते हैं? इसको आर से व्यक्त करते हैं, इसको सी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और अगर व्यास होता है तो उसको हम डी से व्यक्त करते हैं। कहाँ से? डी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब बात करें कि किस सूत्र से निकाली जाती है, तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि होती है सी बराबर 2πr, सी बराबर 2πr, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें डी के पदों में, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बराबर 2r की जगह डी हो जाएगा, यानी पाई इंटू डी हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा? पाई इंटू डी। अगर यहाँ से हम डी का मान निकालना चाहें तो डी बराबर आ जाएगा सी अपॉन पाई, सी अपॉन पाई, ये डी का मान आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करें वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त की त्रिज्या की सहायता से किसी वृत्त का क्षेत्रफल निर्धारित किया जाता है। किसी वृत्त के क्षेत्रफल को प्राप्त करने का सूत्र निम्नलिखित है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है? त्रिज्या है, जहाँ आर क्या है? त्रिज्या है। तो ये हो जाएगा। अब वृत्त के गुणों की बात कर लेते हैं। वृत्त के गुण क्या क्या होते हैं? तो वृत्त के गुणों में सबसे पहला गुण होता है वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। मतलब वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। मतलब डी बराबर 2r होता है। क्या होता है? 2r, त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है, ठीक है। अब बात करें दूसरे की। दूसरा है एक वृत्त में अनंत त्रिज्या खींची जा सकती हैं। कोई भी वृत्त हो, मान लीजिए ये वृत्त है, इसमें अनंत त्रिज्या खींची जा सकती हैं, चाहे जितनी त्रिज्या खींच दो, है ना, चाहे जितनी त्रिज्या खींच दो, अनंत त्रिज्या खींची जा सकती हैं कुल मिला के, ठीक है। अब बात करें आगे, वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त का व्यास 2 बराबर भागों, जिसे अर्धवृत्त कहते हैं। अभी हम लोगों ने खींचा था। जो वृत्त का व्यास होता है, ये व्यास है, ये व्यास जो है वृत्त को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांट देता है। मतलब 2 बराबर भागों में, जो एक अर्धवृत्त कहलाता है। एक भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है, ठीक है। अब बात करें वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा
वृत्त की व्यास होती है। तो जो व्यास होता है वृत्त का वही सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, ठीक है। यही सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की। वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करता है। तो वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र ये है, कोई भी जीवा है यहाँ पर, इस पर लंब जो डाला जाएगा वो केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। मतलब इतना भाग और इतना भाग बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो दिया गया है वो है एक वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। एक वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। समान जीवाओं की बात करें अगर, तो एक वृत्त ये है, ठीक है, और एक जीवा ये है। ये दूरी हो गई वृत्त के केंद्र से दूरी हो गई। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की जीवा है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। दूसरी 5 सेंटीमीटर की जीवा यहाँ पर खींची हुई है। तो जो वृत्त के केंद्र से होगी वो समान दूरी पर होगी। मतलब ये दूरी जो होगी वो से इसकी दूरी जो होगी वो क्या होगी, मतलब ये दूरी और ये दूरी समान होगी। कहने का मतलब ये हो गया कि ये केंद्र से दूरी और इस केंद्र से दूरी क्या हो जाए, केंद्र से इसकी दूरी और मतलब जीवा ए बी की दूरी और जीवा सी डी की दूरी क्या होगी, समान हो जाएगी, ठीक है। ये कहने का मतलब है। अब अगले की बात करें तो वृत्त की दो असमान जीवाओं में सबसे बड़ी जीवा केंद्र के सबसे अधिक नज़दीक होती है। तो केंद्र मतलब ये वृत्त तो हो गया, दो जीवाएं हैं, मान लीजिए एक ये है और एक ये दी गई है। तो जो बड़ी जीवा होगी वो केंद्र के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी। ये दूर होगी, ये पास में होगी, ठीक है। इसके बाद है वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। अगर वृत्त की समान जीवाएं हैं, मतलब समान जीवाएं मतलब समझ गए, एक जीवा ये हो गई और एक जीवा ये हो गया। दोनों जीवाएं कैसी हैं, बराबर हैं, 5-5 सेंटीमीटर की हैं मान लीजिए। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। वृत्त की वे जीवाएं जो वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं वे समान होती हैं। जैसे समान कोण बनाती हैं मतलब समान कोण अगर हैं तो जीवाएं हैं, ये केंद्र है, ठीक है। अगर ये वाले कोण समान है, ये वाला कोण और ये वाला कोण समान है, तो ये जीवाएं क्या होंगी, समान होंगी। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। 3 बिंदु हो गए, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। इन तीनों बिंदुओं से केवल और केवल कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, एक वृत्त खींचा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ से अगर हम एक वृत्त खींचना चाहें तो यहाँ से खींचना चाहें तो इस तरीके से खींच सकते हैं, ठीक है। इस तरीके अगर इसको केंद्र मान के खींचेंगे तो ये हो जाएगा, इसको केंद्र मान तब भी यही हो जाएगा, इसको केंद्र मान तब भी यही हो जाएगा। अगर मान लीजिए केंद्र तो यहाँ मानेंगे हम बीच में, वैसे इन तीनों के अर्धक करके भी केंद्र मानेंगे, ठीक है। तीनों के अर्धक करके ही केंद्र मानेंगे, तो केंद्र हो जाएगा इन तीनों का अर्धक। इन तीनों का अर्धक करेंगे तो जहाँ पर तीनों भुजाओं के अर्धक काटेंगे वही केंद्र हो जाएगा। उसको केंद्र मान के खींचेंगे तो ये तीनों वृत्त पर स्थित होंगी। लेकिन अगर एक भी बिंदु वृत्त के बाहर हो गया, ठीक है, तो फिर वृत्त नहीं बन पाएगा। एक बिंदु से कभी वृत्त नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि स्वयं वो वृत्त होता है। एक बिंदु कोई भी रख दो, स्वयं एक वृत्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 या 2 से अधिक बिंदुओं से ही, यानी 3 असंरेख बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता, 2 या 2 से अधिक वृत्त नहीं खींचे जा सकते, ठीक है। ये हो गया वृत्त की परिभाषाएं, वृत्त के सूत्र और वृत्त के गुण। इतना आया होगा समझ में। अब आगे जो प्रश्नावली है 10.1 10.1 यानी 10 का पहली अभ्यास, 10वीं की पहली अभ्यास है जो, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में,